Good morning everyone. Welcome to the class. Today we are going to start with a new topic that is electric field. So electric field से पहले अभी तक हमने स्टडी किया है चार्जेस क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और उसके साथ साथ फोर्स experienced by a charged particle due to another charged particle, that is electrostatic Coulombian force. ये हमने स्टडी किया. फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द वेक्टर सम ऑफ दोज फोर्सेज अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल. तो ऐसे हमने वहाँ से निकाला. उसके बाद द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो चार्जेस का हो, चाहे वो चार्जेस लीनियर स्ट्रेट लाइन पे रखे हों, या फिर चार्जेस आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, इस तरह से इनके वर्टिसेस पर रखे हों. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें स्टडी की हैं. नाउ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बेटा, जैसे फील्ड का मतलब क्या होता है, रीजन, एरिया, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ रहे हैं तो चार्ज से रिलेटेड ही होगा. तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन, चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया जहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, दैट इज रिपल्शन और अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड. तो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे. उसके बाद हम इसमें बात करते हैं इस आज के लेक्चर में हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे बाई फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम आ ही गए तो हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी जरूर स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट. सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली देखिएगा, अगर हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में. एक हमारे पास कोई भी चार्ज है, इफ दिस इज अ चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इसके अराउंड जो स्पेस है, जो रीजन है, चाहे वो ये अगर चार्ज पार्टिकल है तो इसके अराउंड का सारा स्पेस, ऊपर नीचे आगे पीछे का सारा स्पेस, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो उस रीजन में इसका रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा कौन, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल. मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल मैं इधर रखता हूं, से इट इज Q0 ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड. टेस्ट, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग के लिए काम आता है. ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वेरी स्मॉल. तो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा. ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को इधर रख देंगे कहीं भी तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यहाँ रख दिया. इस चार्ज पार्टिकल को इधर रख देंगे तो बेटा ये इधर रिपेल करेगा. चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख देंगे तो किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल कर देगा. इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल को आप कहीं भी रख दीजिए, इसके चारों तरफ किसी भी रीजन में रख दीजिए, दिस चार्ज पार्टिकल will repel this test charge in any direction, can repel this charge in any direction depending on the position of this particular test charge. ठीक है, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ इस रीजन में कुछ ना कुछ ऐसी पावर तो है जो इस पर फोर्स लगा रही है. ठीक है, उस पावर को ही तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस an area or a region around the charge and a region around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by the test charge particle is called electric field. तो जो भी रीजन इसके चारों तरफ है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. इट इज an area around the charge, an area around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion
can be experienced by test charge particle. Test charge is called electric field. ठीक है, और उस रिपल्शन को या उस स्ट्रेंथ को जो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइंस की हेल्प से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड लाइन। ठीक है, तो एरिया के अंदर क्या बनाते हैं हम, लाइंस, एंड लाइंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्चुअल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, वर्चुअल लाइंस in this area represents existence of electric field, ठीक है बेटा। these virtual lines represents the in this area represents the existence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ हमने आपको बताया। अब इसमें इस चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ तो देखिएगा मैं फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करना चाहूँगा, ये हम फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मैंने लाइनें बना दी ये बेसिकली वर्चुअल फील्ड लाइन है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक्चुअल में टेस्ट चार्ज फोर्स जरूर एक्सपीरियंस करता है इसके चारों तरफ। ये पॉजिटिव था इसलिए मैंने बाहर की तरफ बनाई है, नेगेटिव में अंदर की तरफ बना देता, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ आ गया होगा आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ एक रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सम लाइंस। वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। स्फेरिकल चार्ज के केस में ये इसके विसिनिटी में यहाँ पर ये स्ट्रेट ही होंगी। ठीक है, जितना पास आप इसको देखेंगे इसके नियर बाय उतना ये स्ट्रेट होंगी, आगे का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाए, एंड द टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हम लिख देते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, electric field intensity is represented by the symbol E, and this is calculated by force per unit test charge. This is the formula for electric field intensity. Magnitude में अगर हम लिखें तो E is equal to F divided by Q naught। यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर, मान लीजिएगा इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताएं तो बेसिकली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इसकी एसआई यूनिट हम लिख देते हैं। एसआई यूनिट आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन अपॉन कूलम, दैट इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम -1। उसी के साथ साथ डायमेंशन फार्मूला भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। डायमेंशन फार्मूला कैसे बनेगा, डायमेंशन फार्मूला कैसे बनेगा बेटा, फोर्स के लिए हम लिखते हैं mLT-2 और चार्ज के लिए लिखते हैं एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम करंट के लिए, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम विल गिव यू चार्ज। तो ये बनेगा mLT-3 एंड एम्पियर। दिस इज द फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हम इसमें क्या करें, लेट अस सी, ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसको मोर सोफिस्टिकेटेडली हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा, लिमिट, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी रिटन बाय लिमिट Q naught approaches to 0 F divided by Q naught। हम ऐसे इसको जनरली लिखते हैं और मैग्नीट्यूड में भी लिखे तो E is equal to limit Q naught approaches to 0 magnitude of F divided by Q naught। What does it signify? What does it signify? It signifies the test
charge Q naught is so small that it cannot affect source charge Q. सोर्स चार्ज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मींस इफ Q approaches to 0 means Q naught approaches to 0 means Q naught is very very small, can be neglected, implies E is in magnitude is equal to F भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं. मींस इस चार्ज की वजह से इसका होना या ना होना इसे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इसकी वजह से इस पर जरूर फोर्स लगेगा. ये यहाँ पर है भाई, देखो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, पॉजिटिव, ये क्यों नहीं भाग गया इधर की तरफ? That I am telling you, this is very much small in comparison to this particular charge. One unit positive charge इसके ऊपर, unit positive charge इसके ऊपर होता है. So this is very very small in comparison to this particular charge. So this is not gonna make any change, any effect on this particular source charge. तो ये यहाँ पर signify करता है. Now in the continuation, what we have written, electric field E is equal to F divided by Q naught. अगर हम इसको लिखें और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म अभी बाद में बता देंगे ना, वेक्टर से डर लगता है बच्चों को, इसलिए इसको हम मैग्नीट्यूड में ही लिख लेते हैं. ठीक है, तो E is equal to F by Q. तो F कितना होता है बेटा? F बच्चों कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught Q मल्टीप्लाई बाई Q naught, क्योंकि दो चार्जेस थे, एक हमारे पास Q चार्ज था, एक हमारे पास Q naught था, सेपरेशन इनके बीच में R था. ठीक है, तो Q naught डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये हमने लिखा. ठीक है, ये तो हमारे पास F आ गया एंड डिवाइडेड बाय Q naught, ये हमने Q naught को मार दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही चार्ज आएगा. क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही चार्ज आएगा, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसी चार्ज को यहाँ पर कंसीडर करेंगे. जिस पर निकाल रहे हैं उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आएगा वो आप यहाँ कंसीडर करेंगे. 1/4 pi epsilon naught Q by R square is the expression for the electric field intensity. उसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंपल सा तरीका है लिखने का. कैसे लिख दो भैया? ये आपने लिख दिया Q/R3. मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको R वेक्टर. नहीं समझ आया तो ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? 1/4 pi epsilon naught Q/R square into R cap. ये तो समझ आया भाई, ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म. अब ये क्यों नहीं समझ में आया? ये भी बिल्कुल वही चीज है, सेम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे R क्यूब तो होगा. हमने क्या किया? R यूनिट वेक्टर आपके पास होता है R वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. तो जब आप इसको यहाँ उठा के पुट करेंगे तो ऊपर R वेक्टर आ जाएगा, नीचे का R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो R क्यूब नहीं बनेगा क्या? तो ये R क्यूब बन गया. तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज इफ ए चार्ज इज गिवन एंड सेपरेशन इज गिवन. मान लीजिएगा एक न्यूमेरिकल देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. चलो 3 मीटर ले लेते हैं. 3 मीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम. ठीक है भैया, चार्ज आपके पास कितना है? 9 माइक्रोकूलम. ये लो जी, ये चार्ज आपके पास कितना है? 9 माइक्रोकूलम. इससे कितना दूर आपको निकालना है? यहाँ निकालना है. से दिस इज पॉइंट P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ये कितना दूर है? 3 मीटर है. वैल्यू निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की. कैसे निकालोगे? 1/4 pi epsilon naught Q by R square. यही तो फार्मूला बताया हमने आपको. 9 × 10⁻⁹. Q कितना है? 9 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R स्क्वायर है 3 × 3. 3 3 ये आपके पास उड़ गया यहाँ से. ठीक है, तो ये बना 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज द आंसर. ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? दिस वुड बी द डायरेक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट P अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगी. तो P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. समझ आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा. ठीक है, और देखते हैं. और देखिएगा इसमें न्यूमेरिकल लिख दो. See one more question here. Now
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू सपोर्ट ए क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू सपोर्ट ए चार्ज। आपके पास कोई एक चार्ज गिवन है, ठीक है, ये कोई एक ही चार्ज मतलब वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट, इसका मास कितना दे रखा है 10 की पावर -3 kg, इतने किलोग्राम की ये आपके पास वाटर ड्रॉपलेट है, ओके। तो ये इस ड्रॉपलेट को सपोर्ट करना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों चाहिए वैसे, क्योंकि ये चार्ज हो सकती है, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज इस पर दिया हुआ है 4.9 × 10⁻⁻6 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये सस्पेंडेड है एयर के अंदर, इसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना पड़ेगा। रिपल्शन का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे ये पूछ रहा है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे दिखेगा, ये वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगी, बट इस पर अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा दें और वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे जो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाए, सो दैट इसका mg बैलेंस हो जाए, तो आपके पास F कितना होगा, F = QE, और ये F = QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। लो जी, हो गया क्वेश्चन। F = आपके पास कितना होना चाहिए, mg, ये आपके पास mg, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, mg / q, m कितना 10 की पावर -3 kg, g कितना 9.8 ले लीजिए, 9.8 मीटर/सेकंड², q कितना 4.9 × 10⁻⁻6, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 बार जाएगा, और ये बन गया भाई साहब 2 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चाहिए, then and only then this particular drop can be supported. The question is on the screen. There is a simple pendulum of mass 40 milligram. 40 milligrams means 40 × 10⁻⁻6, that is 4 × 10⁻⁵ किलोग्राम, राइट। तो अनचार्ज दे रखा है इस पर, ये कोई आपके पास बॉब है जिसका मास कितना है 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम इसका मास है, ठीक है। ये यहाँ पर सस्पेंडेड है और इसका जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज एंगल थीटा। तो पता है क्या दिया हुआ है, यहाँ इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज 9.8 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम सेम ही यूनिट होती हैं, तो न्यूटन पर कूलम लिख लीजिए, वोल्ट पर मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये यहाँ पर बैलेंस हो गया है, यहीं पे रुक गया है, यहाँ पर रुक गया है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो बॉब है, क्योंकि ये चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि इसको बैलेंस करने, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए फोर्स किस तरफ चाहिए हमें, नेट फोर्स हम किस डायरेक्शन में चाहते हैं वो हम यहाँ पर एक बार समझ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिएगा तो कैसे देखेंगे हम इसको, इसका जो मास है बेटा वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन टी इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। टेंशन टी को अगर हम रिजॉल्व करें, टेंशन टी को रिजॉल्व कर दीजिएगा, ये थीटा, तो ये देख लीजिए, हाँ ये भी थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये क्या बनेगा आपका इधर टी कॉस ऑफ थीटा, उसके बाद इस डायरेक्शन में क्या बनेगा टी साइन ऑफ थीटा, ये टी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखिएगा टी कॉस ऑफ थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा एक इधर की तरफ कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगना चाहिए, और जो फोर्स QE है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। दोबारा से देख लो, टी कॉस थीटा विल बी इज बैलेंस्ड बाय mg, तो आपके पास एक टी साइन थीटा फोर्स बचता है, तो टी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ इस पे लगना चाहिए, ये फोर्स इधर ले जा रहा है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये बॉब यहाँ पर रह पाएगी इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि भैया आपके पास जो टी कॉस ऑफ थीटा है दैट इज इक्वल टू mg, राइट। उसके बाद एक हमारे पास आया और एक हमारे पास है बेटा QE that is t sin of theta that is equal to q multiplied by e, on dividing these two equations तो आपके पास बनेगा ये 2/1 हम कर देते हैं, ठीक है, 2/1 हम कर देते हैं, तो ये बनेगा t तो एलिमिनेट हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा that is equal to QE by
mg। तो यहाँ से हम क्या थीटा निकाल पाएंगे, क्यों, देखिएगा कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 e 9.8 10⁻³ डिवाइड बाई मास m 40 मिलीग्राम 4 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम g 9.8। इनको एलिमिनेट करें जरा, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ से जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा -5 ऊपर जाएगा, +3 +8 यहाँ पर पावर हो गया, -8 यहाँ पर पावर हो गया, इसका मतलब ये सारी पावर्स एलिमिनेट हो रही हैं। तो ये बचेगा 3/4 टेंजेंट ऑफ थीटा इज 3/4। इधर बता देते हैं आपको हम, तो टेंजेंट ऑफ थीटा अगर हमारे पास, इफ टेंजेंट ऑफ थीटा 3/4, तो बहुत सिंपल सा ये ट्रायंगल शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप नोट कर सकते हैं। ये 37 डिग्री होता है, तो ये 3, ये 4, ये 5 होता है। टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास आया 3/4, ठीक है। इट इंप्लाइज थीटा कितना होगा, थीटा होगा बेटा 37 डिग्री। टेंजेंट ऑफ थीटा 3/4, तो थीटा कितना बनेगा 37 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ गया थीटा 37 डिग्री, राइट। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना था, बेसिकली इसमें आपको एंगल थीटा निकालना और टेंशन टी कैलकुलेट कर दीजिए। थीटा हमने निकाल चुके हैं, टेंशन टी आप किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, अप्लाई एनी वन ऑफ द इक्वेशन दैट यू हैव। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए साइन थीटा, कोई भी लिख लो यार, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप ये कर लीजिए टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg, टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg, सो टी इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। m कितना बनेगा आपके पास, जल्दी से बताइए बेटा, m कितना है, m 4 इंटू 10⁻⁻5 और g कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5, g कितना है 9.8 डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। इस ट्राइंगल से कॉस ऑफ थीटा, ये जो ट्राइंगल है बहुत ही काम का ट्राइंगल है 37 डिग्री के लिए, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा इज कॉस ऑफ थीटा आपके पास बनेगा 4/5, कॉस थीटा 4/5, तो ये हमने लिख दिया 4 एंड बाई 5 ऊपर चला जाएगा 5, ठीक है। 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, विजिबल ऑन द स्क्रीन, यस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपके पास आएगा 40 एंड पॉइंट 49, ठीक है, देख लीजिएगा 49, ठीक है 49 आएगा, 49.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन। That is the answer to this particular question. So here comes another application that कि भाई सभी में पहले हमने वेट को बैलेंस किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में एक वाटर ड्रॉपलेट दे रखी थी, उसको QE से बैलेंस किया था, QE was equal to mg, ठीक है। इस वाले केस में ये बॉल अगर सस्पेंडेड है इसी पोजीशन में, यहाँ पर ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमें यहाँ पर फोर्सेस को देखना पड़ेगा। QE विल बैलेंस बाय t sin ऑफ थीटा, t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। वहां से हम थीटा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, डायग्राम इज देयर। बेसिकली an electric a setup of electric field means two plates, one is positively charged, another is negatively charged, called capacitor। एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट इस तरीके से आपको गिवन है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। अगर हम एक जगह डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाएं तो वो इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, और ये हर जगह होगा, एवरीवेयर इन बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो ये हर जगह लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह लग रहा होगा। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखाया है। नाउ द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स दिस रीजन हॉरिजॉन्टली, मींस स्ट्रेट वे एंटर करता है विद इनिशियल वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। नाउ व्हाट इज the angle of deviation when this particular electron comes out from this particular region। तो इस रीजन से जब ये बाहर आएगा तो कितना एंगल ऑफ थीटा होगा। तो बेसिकली देखिएगा थीटा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम बात करें, यहाँ इसी इंस्टेंट पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये vx है, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है vy है। टेंजेंट ऑफ थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम रिजल्टेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए रिजल्टेंट इस तरीके से, ये मान लीजिएगा vx है एंड दिस इज vy, ठीक है। ये vx है, ये vy है, और यहाँ से अगर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट ऑफ थीटा दैट वुड बी vy
बाई वी एक्स, वैसे ये वी वाई बड़ा होना चाहिए पर कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम हम जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज वी वाई बाई वी एक्स से हम टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ वी एक्स वी नो, वी एक्स हमें दे रखा है, वी एक्स इज वी नॉट, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो 50 पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज means that is not suffering any kind of acceleration, ये यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। लेकिन जो ये टर्न हुआ है मींस चेंज जो हुआ है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज हुआ है, मींस एक्सेलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में है डेफिनेटली वो यहाँ पर इसको चेंज कर रही है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो स्पेशली अलोंग वाई एक्सिस हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज द रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अवे फ्रॉम नेगेटिव जाएगा इसलिए ये ऊपर की तरफ गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इस पर लगा दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स ma, जो एक्सेलरेशन के लिए y एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। तो q इज इक्वल टू ma, यहाँ से हम बेटा एक्सेलरेशन a क्या निकाल पाएंगे, qe बाई m हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा एंड दैट इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये y एक्सिस के अलोंग हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे y एक्सिस के लिए, दैट vy, ये ay लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ay, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay मल्टीप्लाई बाय t। uy 0 है क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हमें गिवन है, ux कह लीजिए, vx कह लीजिए, ux इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू v नॉट, आपको ये गिवन है, ये आपके पास तो कांस्टेंट, तो ax क्या होगा यहाँ पर, ax इज 0, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। आप यहाँ पर देखिए uy आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, vy हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ये 0 हो गया, ay हमने अभी निकाला दैट इज qe बाई m मल्टीप्लाई बाय टाइम t कैसे निकालेंगे, ये लेंथ l है और कितना इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, तो इफेक्टिव टाइम हम निकाल सकते हैं l डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया बेसिकली qe l डिवाइडेड बाय m v नॉट, ये आपके पास, क्योंकि s बिकॉज इस वेलोसिटी से जितने टाइम, भाई टाइम तो सेम ही होगा, इफेक्ट y एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं या x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, हुआ तो कॉमन टाइम t में ही है, तो इसलिए हमने t x कंपोनेंट्स की हेल्प से निकाला l बाई वी नॉट qel बाई एम वी नॉट, यहाँ पर आपके पास vy आ गया। अब क्या, टेंजेंट ऑफ थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो टेंजेंट थीटा आएगा vy डिवाइडेड बाई vx, vy कितना है qel डिवाइडेड बाई एम वी नॉट एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, एक और v नॉट और आ जाएगा, v नॉट ऐसे ही लिख लीजिए, तो ये आपके पास बनेगा qel डिवाइड बाई m v नॉट एंड स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है बेटा। तो थीटा आपके पास आ गया, दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ qel डिवाइड बाय m v नॉट एंड स्क्वायर ऑफ दैट। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।